अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज का हमारा इंतहाई अहम टॉपिक है। हमारे साथ डॉक्टर इमरान ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि डेंटल सर्जन है और मेरे ख्याल से दांतों का एक ऐसा मसला है कि हर इंसान को इस मसले को फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दांतों के मसाइल जो हैं, आजकल जो मसाइल आ रहे हैं क्योंकि हमारा फूड इनटेक अच्छा नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं, उनका दांतों पे कई इफेक्ट पड़ता है। क्या डाइट भी हमारी दांतों को खराब करती है या दांतों का टेढ़ापन जो है या पिलाहट का शिकार हो जाते हैं? तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? तो बात करते हैं डॉक्टर इमरान ज़िया साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा कि आजकल आपके पास किस तरह के केसेस आ रहे हैं, दांतों के क्या क्या मसाइल से दो चार है इंसान? मैं जी पिछले 27-28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे जो यूजुअली पेशेंट की अक्सरियत है वो है गम ब्लीडिंग, बैड ओडर फ्रॉम माउथ, गंदी स्मेल आती है, मुंह से बुरी स्मेल आती है, या दांत टेढ़े होते हैं या दांतों में कैविटीज होती है और गैप भी आना शुरू हो जाता है ना? गैप भी आना शुरू हो जाता है। वो ये मुख्तलिफ है और दांतों पे जो दाग हैं, जो स्टेन्स हैं या दांतों का पीलापन है, ये है। लेकिन सबसे ज्यादा मरीज हैं जो गम ब्लीडिंग और टूथ कैविटी के साथ आते हैं। गम ब्लीडिंग की वजह क्या बनती है, क्या वजूहात हो सकती है? गम ब्लीडिंग तब होती है जब आप मुनासिब वक्त पे ब्रश नहीं करते, मुनासिब तरीके से ब्रश नहीं करते और ब्रश की सही सिलेक्शन नहीं करते। हमारे मिथ क्या है जी, सुबह उठ के ब्रश करना जी, और ये नस्लों से चलता आ रहा है। इवन स्कूल में पूछा जाता है ब्रश करके आए हो? तो सुबह के ब्रश की अहमियत है नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद जो असल वाइटल इम्पोर्टेंट है दांतों की ब्रशिंग, वो है रात सोने से पहले। दिन में तो देखें अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी, खाना वाना खाने के बाद मुंह साफ रहता है। रात को 6-8 घंटे जब सोना होता है तो जो लेफ्ट ओवर्स खुराक के मुंह में हैं, वो हमारे स्लाइवा, जो हमारा थूक है, उसमें मौजूद जो गुड और बैड बैक्टीरिया में से बैड बैक्टीरिया हैं, उनके साथ रिएक्ट करके दो एसिड्स बनाते हैं, वही मसूड़ों को खराब करते हैं, वही दांतों को खराब करते हैं। मसूड़ों की ब्लीडिंग की वजह वही है और दांतों में कैविटी लगने की वजह वही बैक्टीरिया हैं जो कि ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो राइट टाइम है वो सुबह नाश्ते के बाद आप ब्रश करें और रात सोने से पहले? रात सोने से पहले नंबर 1 पे आता है, ठीक है, और नाश्ते के बाद नंबर 2 पे आता है, प्रायोरिटी अगर हम सिलेक्ट करें तो। तो आपने कहा कि जो ब्रश की सिलेक्शन है वो भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत से लोग जो खुसूसन जो स्मोकर और पान चीजर्स हैं, वो उनके नफ्सियाती होता है कि हमारे दांत बहुत खराब है, तो वो सख्त ब्रश लेते हैं हार्ड, और उसको हार्ड तरीके से करते हैं। उससे क्या होता है, उनके दांत घिस जाते हैं, उनको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अब इससे अगर आपको चाहिए मीडियम ब्रश और आप सॉफ्ट से कर रहे हैं, सॉफ्ट के तो ब्रश मुड़ जाते हैं, वो सफाई क्या करेंगे? सॉफ्ट ब्रश हम देते हैं गम के जो ब्लीडिंग के पेशेंट होते हैं, उनको हम देते हैं सॉफ्ट ब्रशिंग। यूजुअली मीडियम ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया सही तरीका। हम लोग क्या करते हैं कि ब्रश पकड़ा, ये किया, बात खत्म की। बिल्कुल ऐसे ही है। दांत की लंबाई के रुख ब्रश करना है। जब आप अगेंस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करेंगे, तो हर दो दांतों के बीच जो खुराक के लेफ्ट ओवर्स हैं वो और फंस जाएंगे, वो पड़े रहेंगे, बैक्टीरिया उनके साथ रिएक्ट करेंगे, दांत गलते जाएंगे। वर्टिकल रहते हुए जो है वर्टिकल करें ब्रश, और दायरों की शक्ल में करें। दायरों की शक्ल में करने से ये फायदा होता है कि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे होते हैं वहाँ पे हाफ सर्कल बन रहा होता है, तो वहाँ भी प्लाक बनती है। उस प्लाक को साफ करने के लिए दायरों की शक्ल में और वर्टिकल ब्रश से सफाई करें। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो उससे बेहतर ना करें। कोई टाइमिंग भी है कि इतने मिनट करेंगे? कई तो 5-5, 10-10 मिनट भी करते रहते हैं। अच्छा, ब्रश ना करना और ब्रश बहुत देर तक गलत तरीके से करना, दोनों एक तरह से नुकसानदेह है। 1 से 1.5 मिनट काफी होता है अगर आप सही तरीके से करें और अपने समझ के करें। अच्छा, कोई टूथपेस्ट भी इस पे इफेक्ट करती है क्योंकि वो कलर कोड वगैरह जो है केमिकल या हर्बल, उसका भी कोई इसमें अमल दखल है? हाँ जी, ये कुछ साल पहले बड़ा शोर मचा था जी, ये टूथपेस्ट की बेस पे जो कलर होते हैं, ब्लैक का मतलब है ये, रेड का मतलब ये हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसका कोई इससे कोई खास ताल्लुक नहीं, कि ग्रीन का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर्बल हो। बेसिकली जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने अपने बैच की या कोई साल की जो प्रोडक्ट है उसके कलर कोड्स होते हैं, ये साल का, ये फलां बैच है, ये फलां बैच है। तो हो सकता है इसमें कुछ ट्रुथ होगी जी, जो ग्रीन है वो हर्बल टूथपेस्ट होगी, जो रेड है वो केमिकल की बनी होगी। तो हमने जब जहाँ तक देखा तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। रिसर्च ऐसा कुछ नहीं कहती, कलर कोड जो है वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखे हुए हैं। यूजुअली उसमें वो नहीं है कि कोई केमिकल है। अच्छा, नॉर्मली ये भी होता है कि एक अहम सवाल ये भी है कि बच्चों को किस एज से स्टार्ट करवाना चाहिए ब्रश करना, और उनके लिए टूथपेस्ट किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल,
ये सब चीजें आपको बताएंगे डेंटिस्ट। इसके लिए साल में 2 दफा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बच्चों के दांत पैदाइश के बाद कुछ 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं और फिर आते रहते हैं, और वो 6 साल की उम्र तक दूध के दांत पूरे होते हैं। उसके बाद वो गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। वो 12 साल की उम्र तक रहते हैं जारी, या 17 साल की उम्र तक। तो जो दांत ब्रश करने का प्रोसेस है, वो जब बच्चा 1 साल का हो जाए उसे शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 1 साल में कुछ 4, 5, 6 दांत आ चुके होते हैं जिससे वो खा रहा होता है। तो जरा जब दांत इस्तेमाल हो तो उनको साफ भी तो करना है। तो 1 ईयर से ऊपर के बच्चों को अपनी निगरानी में शुरू में बगैर टूथपेस्ट के, और जब वो सेंसेबल हो के टूथपेस्ट को निगलना नहीं है, इंजेस्ट नहीं करना, फिर उनको लगा दें, लेकिन अपनी निगरानी में करें। तब उनके लिए भी रात में और सुबह में 2 दफा ही करवाना है? उनके लिए ज्यादा इसलिए कि वो मीठा बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स हैं, क्या इतने वो पुरकशिश जो एड्स आते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। एड्स हमारे ख्वाब बेचते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है वो दांतों पे जो चिपका रह जाने वाला मीठा ना, वो दूध के दांतों को जल्दी खराब करता है, क्योंकि दूध के दांतों का जो स्ट्रक्चर है नेचुरल, वो परमानेंट दांतों की निस्बत नाजुक होता है, वो जल्दी खराब होते हैं। तो बच्चों को आपने हर चॉकलेट के अव्वल तो मना करें कि ज्यादा इंटेक मीठे की ना करें, अगर करें तो हर मीठा खाने के बाद ब्रश की शर्त लगा दें, तो काम सही। जब मीठा खाएगा तब ब्रश करना, साफ होने चाहिए दांत, साफ होने चाहिए। और जो बच्चों की टूथपेस्ट आती हैं उनको भी यूज करना चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए? मैंने बताया कि अगर बच्चा समझदार हो चुका है कि टूथपेस्ट को निगलना नहीं है तो फिर टूथपेस्ट लें। और ओवर द काउंटर जो बड़ों की हैं या चाहे छोटों की है, ओवर द काउंटर का मतलब कि जो डॉक्टर के बताए बगैर आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो बड़े अट्रैक्टिव थी, एक टूथपेस्ट साथ का एक ब्रश फ्री दे के उठा ली। अब हमें नहीं पता उसके अंदर क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी परसेंटेज में। तो अगेन ये आपको डेंटिस्ट बताएगा। साल में 1-2 दफा जाने से हर्ज कोई नहीं, फायदा ही होता है, ये WHO भी कहता है। उसमें डॉक्टर आपको बता देता है डेंटिस्ट कि अब आपको सेंसिटिविटी है तो ये टूथपेस्ट चाहिए, ठंडा गर्म लग रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है गम से तो ये टूथपेस्ट चाहिए, अगर आप वाइट करना चाहते हैं तो ये टूथपेस्ट कर लें, और रूटीन यूज के लिए ये टूथपेस्ट कर लें। और ब्रश की सिलेक्शन और तरीका भी आपको डेंटिस्ट बता देता है। अच्छा, आपने व्हाइटनिंग की बात की, तो आजकल मार्केट में व्हाइटनिंग केमिकल भी आए हुए हैं जो दांतों को एड्स, फिर से वही बात के एड्स आते हैं कि थोड़ा सा वो ब्रश करते हैं और एकदम से मोतियों की तरह दांत सफेद हो जाते हैं। तो उनका क्या दांतों की सेहत पे क्या इफेक्ट होता है? ब्रश करते जो दांत वाइट होते हैं ये AI का कमाल है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमेशा जो क्विक से क्विक ब्लीचिंग भी है ना, वो 15 मिनट से 45 मिनट की होती है, जो कि हम क्लिनिक्स पे करते हैं ब्लीचिंग जेल्स के साथ, व्हाइटनिंग जेल्स के साथ। अब आप इंटरनेट पर देख के कोई भी मंगवा लेते हैं तो यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या है। और इस तरह से ओवर द काउंटर ब्लीचिंग जेल्स या क्रीम्स इस्तेमाल करने के बाद मोस्टली पेशेंट आते हैं हमारे पास, जी अब हम हवा भी सांस भी लेते तो हमें ठंडा लग रहा है। तो सेंसिटिविटी के लिए जो वाइटनिंग के लिए आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लेते हैं या खुद से पूछे, डॉक्टर से पूछे बगैर लेते हैं, वो बाद में अक्सरियत उनमें सेंसिटिविटी का शिकार होती है। आजकल बल्कि बहुत ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 3 पेस्ट रखी होती हैं, टूथपेस्ट, और आपने देखा होगा कि एक जेल सी है वो लगाते हैं और एकदम से वो जो स्टेन सा उन्होंने लगाया होता है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। तो यानी कि ऐसे देख के आपने ऑर्डर नहीं करना। हाँ, नहीं, डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करना, क्योंकि जो डोमेन है आपके पास, आपको जब मैदा खराब होता है तो आप मैदे के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, घर के टोटके नहीं करते हैं। आपको कोई सर में इशू हो रहा है, कोई माइग्रेन है या कुछ और, तब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इस तरह दांतों का मसला तो वो नेट से ना जाएं, देखें डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, एक और बड़ी मुझे तो मिथ ही लगती है, दांत पिलाहट का शिकार होते हैं तो अक्सर सुनने में आता है जी इसकी हड्डी पीली है इस वजह से इसके दांत पीले हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। बेसिकली स्टेन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन, एक होते हैं इंटरनल स्टेन। एक्सटर्नल स्टेन वो होते हैं जो कि सिगरेट, चाय, कॉफी और पान वगैरह से आते हैं। उनको हम अपने क्लिनिक पे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के साथ सही कर देते हैं। वो आपने कहा जो हड्डी पीली होती है, वो जो देही इलाके हैं जिनमें कि कम बोर के साथ दस्ती नलके का पानी, उसमें फ्लोराइड की मिकदार ज्यादा होती है। फ्लोराइड की जो रिकमेंडेड मिकदार है वो है 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ वाटर, यानी कि 10 लाख हिस्से पानी होंगे तो 1 हिस्सा फ्लोराइड होगा, तो दांतों के लिए मुनासिब है। अगर इससे कम होगा तब गलत, ज्यादा होगा तब गलत। वो जो कहते हैं हड्डी पीली है इसकी, वो फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से, जो खारी पानी, जो कम बोर का पानी होता है दस्ती नलके का, वो बचपन पिया जाए तो परमानेंट दांत वो ऐसे निकलते हैं कि उनको आप लाख ब्लीचिंग नहीं है, लेकिन ब्लीचिंग जेल और क्रीमों के साथ, ये टूथपेस्ट के साथ नहीं है। हमें उन दांतों पे वेनियर्स लगाने पड़ते हैं या क्राउन्स लगाने पड़ते हैं उनकी कॉस्मेटिक लुक बेहतर करने के लिए।
अच्छा, नॉर्मली अगर घर में किसी ने स्टेन साफ दांत के करने हों और चाहें कि हमारे ऐसे चमकदार दांत हो जाएं, तो घर में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी हफ्ते में 1 से 2 बार, डेली नहीं है, हफ्ते में 1 से 2 बार बेकिंग सोडा जो खाने में डालते हैं, एक हिस्सा वो और 2 हिस्से पानी लेके उसकी पेस्ट बना लें और उसकी ब्रश के साथ, मीडियम ब्रश के साथ ऊपर नीचे आहिस्ता आहिस्ता करें या किसी भी टूथपेस्ट के ऊपर उसको लगा लें। लेकिन ये ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे जो मुंह के अंदर जो एसिडिक और एल्कलाइन जो नेचर मुंह की अपनी कुदरती वो डिस्टर्ब हो सकती है। या कभी कभार आप लीमू कभी कभी हल्का सा दांत पे लगा के साफ कर लेंगे। अगेन ये रूटीन प्रैक्टिस ना बनाइए, क्योंकि इससे दांत खराब, ज़्यादा करने से दांत खराब भी हो सकते हैं। अच्छा, दांतों की टेढ़ापन की क्या वजूहात हैं और इलाज क्या है? जो बच्चे के हम खुद पैदा होते जो फीडर मुंह में दे देते हैं ना, ये सबसे बड़ी वजह है दांतों के टेढ़ा होने का। जी। उसके बाद जब पेसिफायर या चूसनी हम देते हैं कि बच्चा भी चुप, माँ बाप भी सुकून में, उस पेसिफायर या फीडर से क्या होता है कि जब बच्चा फीडर को सक करता है तो उसका जो तालू है वो उस निप्पल, जो रबर निप्पल या सिलिकॉन निप्पल की शक्ल इख्तियार के तंग हो जाता है। अब तंग जगह पे दांत तो पूरे निकल नहीं है, वो फिर आगे पीछे, इसको हम क्राउडिंग कहते हैं। जगह थोड़ी होती है, तालू डेवलप कम होता है, तंग हो जाता है तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वो बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, थंब सकर्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे वो पेशेंट बच्चे होते हैं जो कि दांत उगने के प्रोसेस में उसको बार बार जुबान से धकेल रहे होते हैं, टच कर कर देख रहे होते हैं, हाथों से कर रहे होते हैं, तो उनमें भी चांसेस हैं। लेकिन जो बड़ी वजह हैं वो पेसिफायर और फीडर का इस्तेमाल और थंब सकिंग। अच्छा, वैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस बात पे मानते नहीं हैं कि चूसनी से या फीडर से ज़्यादा यूज से या अंगूठा चूसने से दांतों की शेप कम हो सकती है। बड़े हर वक्त सही नहीं हो सकते। ये बहुत ही खूबसूरत बात किया आपने। तो एहतियात क्या करनी चाहिए हमें? कम से चूसनी का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फीडर भी कम से कम यूज करना चाहिए। कोशिश करें कि पैदाइश के बाद मदर फीड पे रखें। अगर किसी भी वजह से मदर फीड पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम फीडर यूज करें, बाकी जो कप के साथ कोशिश करें उसको देने की। या अगर फीडर इतना ही लाजमी है देना तो उसको दिन में दें, रात को सोते में ना दें, क्योंकि सोते में क्या होता है कि बच्चा सुकून से सो जाता है, माँ बाप भी सुकून से सो जाते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है कि वो फीडर पीने के बाद दूध मैदे में गया, लेकिन जो बचा कुचा यहाँ सल्कस में रह जाता है दूध, अगेन वही काम करता है जबकि थूक के बैक्टीरिया के साथ मिलके वो जो चिकनाइयाँ हैं दूध की और उसमें जो चीनी शामिल की होती है, वही एसिड बनाते हैं जो कि बड़ों में रात को ब्रश ना करने से बनाते हैं। अच्छा, क्या मीठा खाने से ही दांतों को कीड़ा लगता है या कुछ और फूड इंटेक करने से भी दांत हमारे इस तरह से डैमेज हो जाते हैं? पहले तो ये क्लियर करते हैं कि कीड़ा ये 4-6 टांगों वाला कीड़ा नहीं होता। हाँ, वैसे ये बड़ा एक कीड़ा लग गया, भी कहाँ लग गया? जी जी, ये जैसे लकड़ी को दीमक लगती है या लोहे को जंग लगता है, वैसे जो दांतों का डिकेइंग प्रोसेस है उसको हम कीड़ा लगना कहते हैं। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरा, सिर्फ मीठा ही नहीं लगाता, नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, आलू, चावल, रोटी, गंदम, शॉर्मा, बर्गर और ये जो पिज़्ज़ाज हैं, ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, ये दांतों के बहुत बड़े दुश्मन अगर इनको साफ ना कर लिया जाए। फिर क्या खाना चाहिए? ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिनमें फल हैं, सब्जियां हैं, सैलड्स हैं। फल खाने से तो नहीं दांत डैमेज होते? फलों में भी तो मीठा होता है। लेकिन वो एक ऐसा है कि जो मुंह में स्टे नहीं करता, मैदे में चला जाता है। जो चीज़ दांतों में मीठी चिपकी रह जाएगी, नशास्ता, वो खतरनाक है। अच्छा, कि जब दांतों का स्वेयर मसला होता है तो दांत निकालने पड़ जाते हैं, तो इनके किस किस तरीके से जो है वो दांत निकाले जा सकते हैं? रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? दांत यूजुअली हम लोकल एनेस्थीसिया में निकालते हैं कि मरीज बैठा हुआ, हमने हिस्ट्री ली उसकी, जो हमारे प्रोटोकॉल क्वेश्चंस होते हैं हम सुन करते हैं, दांत निकाल देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जो अनकोऑपरेटिव होते हैं या जो बहुत डरते हैं या जिनकी अकल दाढ़ निकालनी बहुत मुश्किल होती है, उनको फिर हम थिएटर में ले जाके बेहोश करते हैं और बेहोश करके उनका दांत निकालते हैं। अच्छा, अकल दाढ़ की आपने बात की, तो कितने अरसे में आ जाती है? इनके मुझे तो लगता है ये हर साल इसको याद आता है कि मैंने निकलना था और उसे स्पेस नहीं मिलती और स्किन उसके ऊपर आती है तो बहुत ज्यादा पेन होती है। क्या ये इसी प्रोसीजर से गुजरती है? पहले तो एक दिलचस्प सी बात है कि इसको अकल दाढ़ कहते क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल। दूध के सारे दांत जब गिर के जब सारे परमानेंट आ जाते हैं वो 12 से 13 साल की उम्र तक होता है। लेकिन ये अकल की जो अकल दाढ़ है ये आती है 17 से 21 साल की एज तक, ये सबसे आखिर में आती है। तो चूंकि अकल भी देर से आती है और ये भी देर से आती है, तो इसका एक आप समझें कि एक एज ए मजाक इसका नाम अकल दाढ़ पड़ गया, यानी कि अकल से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों की हमने निकाली है अकल दाढ़ें, उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी, दानिश्वर हैं, तो अकल से वो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं अकल दाढ़ को लेके कि पता नहीं निकलेगी तो
कोई दिमाग का मसला हो जाएगा। एक ये भी मिथ है ना कि अच्छा दांत नहीं निकलवाना, ऊपर वाला तो बिल्कुल नहीं निकलवाना, ब्रेन से उसका कनेक्शन होता है, तो अगर थोड़ा सा ऊंच नीच होगी तो आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। ब्रेन से तो जिस्म का हर हिस्से का ताल्लुक है, लेकिन ये इसलिए लोग इससे डरते हैं कि इसका ये जब निकलती है, उगती है, तब बहुत तकलीफ देती है, चूंकि जबड़े तंग है, हमारे जगह कम होती है। फिर जब ये मुंह में रहती है तब इसको तक ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता, कैविटी बनती, दर्द करती। फिर जब निकालनी होती है ना, हमने तो हमारा भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचते प्रॉपर सही, तो फिर हम बड़े तरद्दुद के साथ निकालते हैं। तो इसलिए पेशेंट अकल दाढ़ के नाम से खौफ ज़्यादा है। हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे आम दाढ़े निकालते हैं वैसे भी निकाल देते हैं। नहीं, वैसे उसकी कोई पेन किलर है, जब पेन वगैरह हो तो कोई पेन किलर लेनी चाहिए? बिल्कुल, हम जब पेशेंट को भेजते हैं इसके निकालने के बाद हम एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर दे के भेजते हैं। ग़िज़ा के एहतियात बताते हैं, किस तरह से अपने 2-3 दिन आपने गुजारा करना है, क्या खाना है, किस पोस्चर में रहना है, सर को झुकाना है नहीं झुकाना है, किस करवट लेटना है, हम सारा उनको बता के भेजते हैं। इसका हल क्या निकलवा देना ही है या ये आराम से निकल भी आती है? अगर तो ये टेढ़ी है तो बेहतर है निकाल दिया जाए, क्योंकि टेढ़ी होती है तो सफाई प्रॉपर होने से अपने से एक नंबर पहले जो सेकंड लास्ट होता है उसको भी खराब करती है, तो बेहतर है कि इसको निकाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि किस स्टेज पे जो है दांतों में जब तकलीफ शुरू होती है तो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दांत की जो दर्द है वो अनबेरेबल होती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे तो घर में जो अवेलेबल हो पेन किलर ले लें, लेकिन रिपीटेड पेन किलर लेने से किडनीज पे फ़र्क पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप एक आध दफ़ा लेके जितनी जल्दी मुमकिन हो सके डेंटिस्ट को विजिट करें। खुद से कोई टोटके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दर्द की बुनियादी वजह को दूर करें ना। ये नहीं कि दर्द हुई तो टैबलेट खा ली, दर्द हुई टैबलेट खा ली, डॉक्टर के खौफ से ही कि जाएंगे तो डॉक्टर साहब टीके लगाएंगे, फीस ज़्यादा लेंगे, फलां फलां, वो गोली खाते जाओ। वो खाते खाते दांत तो शायद पेन कंट्रोल हो जाए, किडनीज के जो है कंडीशन उस पर असर पड़ जाता है। तो स्केलिंग वगैरह कितने अरसे बाद करवा लेनी चाहिए कि दांत जो है वो साफ सुथरे नजर आए? साल में 2 दफ़ा तो हो, वरना 1 दफ़ा तो लाजमी। नहीं, 2 दफ़ा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब करवाई तो 6 महीने तो वो ठंडा गर्म ही नहीं गया। ये एक बड़ा ज़रूरी बात आपने कर दी कि ठंडा गर्म नहीं गया। बिल्कुल। आप जब भी किसी नॉन क्वालिफाइड अत्ताई के पास जाएंगे तो वो दांत को रगड़ के साफ करते हैं। जितने भी सर्टिफाइड, जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से सर्टिफाइड डेंटिस्ट हैं, उनमें से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। हम सब वाइब्रेटिंग अल्ट्रासोनिक टिप होती है जिससे हम दांत साफ करते हैं। असल में जब कोएक्स दांत साफ करते हैं ना अत्ताई, वो दांत को रगड़ते हैं तो दांत की जो पहली हिफाजत है, एनामल है, वो उतर जाता है। एनामल के बाद डेंटिन आती है, डेंटिन सेंसिटिव होती है, वो अपने ठंडा गर्म तो दूर की बात है, आप सांस भी लेते हैं तो आपको वो ठंडा फील होता है। तो हमेशा ऐसे, अब तो नेट की बड़ी सहूलत है, आप देखें डॉक्टर साहब क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, उनकी आप रेटिंग देखें, उनकी क्वालिफिकेशन देखें, फिर उनसे जाके दांत साफ करें। स्केलिंग से दांतों को कोई ख़राब नहीं था, बल्कि मैं ये दावे से कहता हूँ कि स्केलिंग ना करवाने से दांत खराब होते हैं। आप खुद देखिए कि दिन में 3 दफ़ा आप दांतों को यूज़ करते हैं और साल में 2 दफ़ा 6 माह बाद नहीं जा सकते आप। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ एक मसला रहता है दांतों का। अगर मैं रात को चाय पी के सोती हूँ, मेरे सुबह उठ के खून भी निकलता है, मसूड़े भी जो है वो भी सोजिश का शिकार रहते हैं। तो इसकी क्या चाय वजह है या रात को ब्रश ना करना? अच्छा, इनके कुछ आप खा पी रहे हैं तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा, आपने साफ जरूर दांत करना है। आप कुछ भी खा लें, सोते वक्त आपके मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए, खुराक के ज़रात नहीं होने चाहिए। चाय पिए तो उसके भाई उसमें कैफीन होती है, टैनिन्स होते हैं, उनका सफाई करना जरूरी है। अच्छा, होता ये कि ब्रश करके तो बाद में होता है कि अच्छा बेड पे बैठ के ना एक चाय बनती है। हाँ जी, आप उसके बाद कुल्ली करें ना, ब्रश करें, लंबा काम नहीं बताता आपको मैं, या 1 घूंट पानी पी लें ताकि वो वाइप ऑफ हो जाए जो कुछ दांतों पे लगा। चाय पीने से भी दांत जो है वो पिलाहट का शिकार होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कसरत से पियेंगे और उसके बाद दांत साफ नहीं करेंगे तो असर तो करेगा ना। तो उसका चाय का अपना स्टेन होता है, टी स्टेन्स होते हैं, कॉफी स्टेन्स होते हैं, पान स्टेन्स हैं, सिगरेट स्टेन्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब का, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें थी जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में। हमारी एक जो पर्सनालिटी है उसमें दांतों का एक बहुत अहम जो है किरदार अदा करते हैं। हम अपने दूसरे मेहमान को खुशामदीद कहेंगे, वो हैं खतीजा फ़याज़ साहिबा, जो कि फूड एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है और हम जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, कॉमन बीमारियाँ हैं, लेकिन उनको फूड के ज़रिए हम कैसे डील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि
हमें बैलेंस डाइट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या पोर्शन होने चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वो आपको मुकम्मल एक ही मील के अंदर जो है वो मिल सके। अब जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें। अब फूड ग्रुप्स के अंदर हमारे पास स्टार्चेस भी हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ये सारे जितने भी नेचर में जितने भी अल्लाह ताला ने हमें फूड्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे ही हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी एक फूड को निकाल दें या किसी एक कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर दें तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। एक बैलेंस डाइट तभी है जब हम उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें स्टार्चेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वालिटी किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस पर भी बात करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये कि क्वालिटी और दूसरी है क्वांटिटी, कि आप किस क्वालिटी की चीज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी नेचुरल है, कितनी उसके अंदर फाइबर कंटेंट है, कितना उसमें मिनरल है, कितना विटामिन है, और उसकी कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बात की कि कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, तो ये दो कंपोनेंट्स को जो है फोकस करते हैं एंड दिस इज बेसिकली योर बैलेंस डाइट। अच्छा, ये बताइएगा कि हमें जो दिन का आगाज़ हम नाश्ते से करते हैं उसमें किस तरह का हमें जो है ब्रेकफास्ट करना चाहिए? ठीक है, और राइट टाइम क्या है? राइट। अब जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेकफास्ट होता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। हम बहुत ज़्यादा जो है हमारी रूटीन डिस्टर्ब है इस हवाले से। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो बीइंग अ डाइटिशियन, हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि जब तक आप अपनी रूटीन सही नहीं करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप नाश्ता कितने बजे करें। तो नाश्ता मैक्सिमम सुबह 8 से 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे पीक है, 9 बजे तक नाश्ता आपका हो जाना चाहिए। और नाश्ता जब हम बात करते हैं आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, तो जब हम सबसे इंपॉर्टेंट मील की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको आप कहते हैं माई प्लेट कॉन्सेप्ट। यूजुअली हम देखते हैं कि आप अपनी प्लेट्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं कि उसके अंदर आपके फ्रूट्स भी हैं, एक पोर्शन फ्रूट्स का भी है, एक पोर्शन वेजिटेबल्स का भी है, फिर आपके पास एक प्रोटीन्स का पोर्शन है और आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है। साथ डेयरी के पोर्शन के अंदर आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स आप कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आप होल व्हीट की तरफ जा सकते हैं, जो आपके पास ब्रांड ब्रेड की ऑप्शन है, होल व्हीट आटे की आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप प्रोटीन की बात करें, उसमें आप अंडा इंक्लूड कर सकते हैं, आप चिकन इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ मटन के कटलेट्स हैं आपके पास, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट वही है जिसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपको जो है वो मिल सके। तो ये एक आपका एक हेल्दी स्टार्ट तो होगा। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अच्छा सारा दिन जो है नाश्ता अच्छा होना चाहिए, 2-2 पराठे खा रहे हैं, नान चने खा रहे हैं, तो क्या इस तरह से भी होना चाहिए कि आपने इतना हैवी नाश्ता कर लिया है कि अब आपको ये होता है कि अच्छा बस दिन में हमारा दिन अच्छा गुजर जाएगा? अच्छा, अब अगर तो एक हेल्दी इंसान है जिसको कोई भी डिजीज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, फिर तो हम मना नहीं करेंगे, आप पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आप पोर्शन कितना ले रहे हैं। अब पोर्शन साइज का मकसद ये है कि जब भी हम अपने क्लाइंट्स को भी जब मैं डील करती हूँ प्रैक्टिस के अंदर, हम उनके साथ इस इशू के ऊपर बात करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितने साइज का आप पराठा ले रहे हैं, और आप 1 पराठा खा रहे हैं, 2 पराठा खा रहे हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल जो आपके पास एक सर्विंग जो आपको मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो आपको एक 6 इंच का जो आपके पास पराठा या रोटी है उसमें से मिल जाती है। तो आप 6 इंच की रोटी, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी प्रिपेयर कर रहे हैं या बजाय इसके कि हम 2-2, 3-3 पराठे एट अ टाइम खा रहे हैं, आप एक पराठा, पोर्शन अपना थोड़ा सा कंट्रोल करें, बट यू कैन एंजॉय पराठाज ऑल्सो, गिवन कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है। अच्छा, घी खाना चाहिए या ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? अच्छा, अब यहाँ पे अगेन बात आ जाती है कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं या आप एक अनहेल्दी इंडिविजुअल हैं। अगर तो आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तब आप घी की भी कुछ अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी से भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, CLAs मिल रहे होते हैं, ठीक है, आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, हम अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस को भी देखें तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप 6% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। अब देसी घी जो है वो बेसिकली आपका है सैचुरेटेड फैट्स, तो अगर आप उसको 6% की लिमिट के अंदर रहते हुए कंज्यूम कर रहे हैं तो एक हेल्दी इंडिविजुअल उसको कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या आपके पास हार्ट पेशेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनके अंदर हम अवॉइड करते हैं कि हम घी की तरफ जाएं। उसके अंदर बेहतर ये है कि आप ऑयल्स में आ जाएं, और ऑयल्स में आपके पास कनोला ऑयल्स हैं, आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनसे आपको जो है वो
पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो आपके पास बेसिकली हेल्दी फैट्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो किस तरह का नाश्ता जो है वो इंटेक कर सकते हैं, उनकी लंच किस तरह का होना चाहिए, स्नैक टाइम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डाइट प्लान बता दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है कि हम समझते हैं कि अगर हम नाश्ता स्किप करें, अगर हम कोई सारा दिन भूखे रहें और हम सिर्फ रात को जो है वो डिनर कर लेंगे तो जी हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सारे मील्स लें, लेकिन उसके अंदर पोर्शन साइज को कंट्रोल करें। जब आप बहुत लंबे अरसे तक भूखे रहेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आएगा कि आप बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपकी स्किन हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हेयर हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी आपको लो लगेगी थ्रू आउट द डे, आप डिहाइड्रेटेड ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि वीकनेस भी फील होगी, वीकनेस भी फील होगी, बोन्स भी आपकी वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी मील स्किप ना करें, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, आप कोई भी मील स्किप ना करें। भूखे रहेंगे, आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको अडाप्ट करेगी। हो सकता है आपका इनिशियली वेट लॉस हो और आप बड़े खुश हो के हाँ मैंने तो बस जी नाश्ता छोड़ा या मैंने जो है सारा दिन में भूखी रही तो मेरा तो जी हफ्ते में 10 किलो वेट कम हो गया, 8 किलो वेट कम हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, इनिशियली आप वेट लॉस की तरफ आते हैं, लेकिन नुकसान क्या है, न्यूट्रिएंट लॉस। सबसे पहले न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा आ जाएंगी। दूसरा यहाँ पे मेजर नुकसान ये है कि जब एक क्वांटिटी तक आपका वेट लॉस हो जाएगा उसके बाद वेट मजीद कम नहीं होगा, एक प्लेटू इफेक्ट आ जाता है। अब उसमें ये होता है कि वेट स्टक हो जाता है। फिर जब पेशेंट्स कंप्लेन लेके आता है हमारा वेट जो है वो अब मजीद कम नहीं हो रहा, अब हम और क्या अपनी डाइट के अंदर ऐसा इंक्लूड करें या क्या ऐसा करें कि वेट कम हो, उसकी रीजन ये होती है कि आपकी बॉडी अडाप्ट करती है। आप अपनी बॉडी को जिस तरह से चलाएंगे आपकी बॉडी उसी तरह से चलेगी। तो बेहतरीन ये है कि बजाय इसके अगर आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं आप नाश्ता करें, लेकिन नाश्ते के अंदर एक तो आप पोर्शन साइजेस कंट्रोल करें, उसके अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि यस क्वांटिटी ऑफ फैट थोड़ी कम कर सकते हैं, अपने जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उनको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ, फाइबर की तरफ जा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि आपने खाना सब कुछ है लेकिन कम खाएं। एग्जैक्टली, पोर्शन को कंट्रोल करें और साथ फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन फिर वो जो ट्रेनर्स होते हैं वो तो सब कुछ बंद कर देते हैं, हमने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, फिर उस सूरत में क्या किया नहीं जाए? ये वही बात क्या वो ठीक करते हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करते हैं। ये मिसकंसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं अनफॉर्चुनेटली। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक कोई चीज एक्सक्लूड कर देंगे डाइट से तो जी हमारा वेट लॉस हो जाएगा या हम हेल्दी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जितना भी फूड्स बनाए हैं आखिर उनको बनाने का एक मकसद है, ये हमने उनको प्रोसेस करके, अब आप देखें गंदम आपको एक नेचुरल फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती है, फाइबर के साथ मिलती है। हमने ह्यूमंस ने ऑल्टरेशन करके उसको रिफाइन करके और हमने जो है वाइट राइस, वाइट फ्लावर, ये चीजें यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन नेचर ने हमें जिस फॉर्म में उसको प्रोवाइड किया था, अगर हम उसको उसी फॉर्म के अंदर कंज्यूम करेंगे तो उससे बेहतर चीज ही नहीं है। उससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी सारे मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है। तो आप कोई चीज एक्सक्लूड मत करें अपनी डाइट में से। हाँ, पोर्शन साइज कंट्रोल करें, कैलोरी डेफिसिट के अंदर आए, लेकिन एक ग्रेजुअल कैलोरी डेफिसिट के अंदर आए। ऐसा मत करें कि आप एकदम 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो अब आपके ट्रेनर ने कहा है और आप बिल्कुल ही जो है 500 कैलोरीज पे चलेंगे। अच्छा, प्रोसेस्ड फूड कितना खतरनाक हो सकता है? प्रोसेस्ड फूड जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से इवन बच्चों में भी अगर हम बात करें, नॉट ओनली अडल्ट्स, बच्चों के लिए भी हर तरह के एज ग्रुप के लिए प्रोसेस्ड फूड एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर सबसे मेजर चीज़, जैसे मैंने आपसे बात की, एक तो वो रिफाइंड होते हैं। अब रिफाइंड होने की वजह से उसके अंदर से सारा फाइबर निकल जाता है, सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट निकल जाता है। बेसिकली जो आपका सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बाहर वाली लेयर के अंदर ही है। जब आपने उसको रिफाइन कर दिया, आपने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और 0 कर दिया। सिमिलरली दूसरे प्रोसेस फूड्स की बात करें, जो आपको नगेट्स मिल रहे होते हैं या आपको कबाब्स मिल रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के फ्रोजन आइटम्स मिल रहे होते हैं ना, दे आर वेरी हाई इन सोडियम। उनके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट एडेड होता है क्योंकि वो मैरिनेटेड होते हैं, उनके अंदर एक्सेसिवली सॉल्ट एडेड है, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब आप इस तरह के प्रोसेस फूड्स कंज्यूम करते हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत सारी बीमारियों की तरफ, डायबिटीज की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, इसीलिए हमारे जो मुल्क में है ये बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा, हेयर फॉल की आपने बात की थी, हेयर फॉल से बचने के लिए भी कोई डाइट प्लान होता है?
अच्छा, हेयर फॉल समटाइम्स जो है वो जेनेटिक भी होता है, ठीक है। कुछ फैमिली हिस्ट्री भी इस तरह की होती है जिस वजह से जो है लोगों की रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, या उनका वो हेयर की स्ट्रेंथ या थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन नो डाउट आप डाइट से बहुत हद तक अपने हेयर फॉल को जो है वो इम्प्रूव जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हेयर फॉल है तो कैसी डाइट इंटेक करनी चाहिए कि बाल भी अच्छे हो जाए, टेक्सचर भी अच्छा हो जाए और घने भी हो जाए? अच्छा, अब इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो पुराने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा एम्फसाइज करते थे कि बालों में अंडा लगाएं और इस तरह की चीज़ करें। तो आपने अपनी डाइट के अंदर भी सबसे पहले तो प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। आपकी प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल आपकी बॉडी में प्ले कर रहा है। जितने आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर हैं, आपके स्किन है, आपके नेल्स हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी आप कह लें कि मेंटेनेंस तभी होगी जब आप प्रोटीन ऐड करेंगे। जो है वो मस्ट अपनी डाइट में ऐड करना है। सेकेंडली इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके पास बायोटिन, ठीक है। बायोटिन आपके पास B5 विटामिन जिसको आप कहते हैं, ये आपके पास पर्टिकुलरली वो विटामिन है जो आपके स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये है कि आप बायोटिन नेचुरल सोर्स कोई नहीं है। आपको एग्स बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास बायोटिन का, एग्स आपके पास अच्छा सोर्स है, आपके पास डेयरी अच्छा सोर्स है बायोटिन का, तो आप नेचुरल सोर्सेज से भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप प्रोटीन इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बायोटिन भी अपनी डाइट के अंदर जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों का भी कोई डाइट प्लान होना चाहिए कि उनको नाश्ता इस तरह का दिया जाए, दिन में अंडे कितने वो खा सकते हैं? अच्छा, अब बच्चों के साथ भी यही आजकल इशू है कि क्योंकि हम इतने फास्ट पेस्ड दौर में चल रहे हैं और हमें इतनी ज़्यादा क्योंकि रेडीमेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स मिल जाती हैं, तो वो वाली एक एफर्ट खत्म हो गई है जो एक बच्चों को एक होममेड लंच मिलता होता था। अब ये है कि उनको अगर घर से भी नाश्ता मिल रहा है तो वो भी यूजुअली पैकेज्ड होता है। अब ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है बच्चों के लिए, और इसी वजह से आप देखेंगे अगर नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की आप रिपोर्ट देखें, माल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं उसमें अंडर वेट के अलावा हमारे पास ओवर वेट ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, और चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा वो ओवर वेट ओबेसिटी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं उसका, जैसे मैं बात करती हूँ, एक कलरफुल सा आपका लंच बॉक्स होना चाहिए। जैसे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है बेंटो बॉक्स का कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास छोटी छोटी सर्विंग्स होती हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट फूड्स जो है इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो बच्चों के लिए जब आप लंच प्रिपेयर कर रही हैं, मदर्स लंच प्रिपेयर कर रही हैं बच्चों के लिए, वो इस तरह की अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि वो लंच बॉक्सेस इस तरह के लिए जिसके अंदर सेक्शनिंग हुई हो और वो थोड़े थोड़े कलर्स उसके अंदर ऐड करें, फ्रूट्स ऐड कर लें, वेजिटेबल्स ऐड कर लें, कुछ कटलेट्स इस तरह के बना के प्रोटीन के साथ ऐड कर लें, जो ओवरऑल जो है उनको एक डिफरेंट ताकि वैरायटी बच्चे को लंच बॉक्स। अच्छा, क्या हम एक जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं 1 से 2 साल की बात करें तो उनको क्या एक टाइम में हम 2 अंडे उबाल के दे सकते हैं या उन्हें चाय दे सकते हैं? अच्छा, अंडे आप उबाल के ऑब्वियसली दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला 2 अंडे खा सकते हैं बच्चे आराम से 2 अंडे खा सकते हैं। देखिए, ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज के अंदर हम कभी भी उस एज के अंदर जहाँ पे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वी विल नेवर प्रमोट दिस कि आप किसी एक फूड ग्रुप को या किसी एक फूड को रिस्ट्रिक्ट कर दें। एक बच्चा है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, तो आप अंडे ऑब्वियसली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो आपने बात की है चाय की, अब चाय का क्योंकि हमारा ओवरऑल पाकिस्तानी कल्चर इस तरह का है कि हम सुबह हमारी आंखें नहीं खुलती जब तक हमने चाय ना पी हो या जब तक हम कॉफ़ी की कैफीन की इंटेक नहीं करते। तो अब उसके अंदर रिकमेंडेशन हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी चाय कंज्यूम कर रहे हैं, खाने और चाय के दरमियान में वक्फा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नाश्ते के साथ ले रहे हैं चाय या दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने से पहले बिल्कुल आप अगर उसमें वक्फा नहीं है तो उसमें ये होता है कि आपको जो नाश्ते से न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, जो आपने प्रोटीन लेनी थी या जो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से न्यूट्रिएंट्स लेने थे, चाय के अंदर बेसिकली होते हैं आपके पास टैनिन्स। टैनिन्स इन न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेते हैं, जिस वजह से आपको जो नाश्ते से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलनी थी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चाय अवॉइड करें, लेकिन एक वक्फा, एक प्रॉपर कम अज कम 1 से 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए आपकी किसी भी मील के अंदर और चाय की कंजम्पशन के अंदर। और सेकंड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चाय को प्रिपेयर किस तरह करें। अब हम यहाँ पे चाय प्रिपेयर करते हैं दूध पत्ती के स्टाइल में कि हम उसमें दूध भी ऐड करते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप कहवा प्रिपेयर कर लें और उसके बाद आप उसके अंदर दूध ऐड करें। इस तरह से आप न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, क्योंकि दूध के अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको एसेंशियली चाहिए और चाय के अंदर से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। लेकिन जब आप उनको इकट्ठा प्रिपेयर करते हैं तो उस वजह से इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं चाय, पहले आप कहवा प्रिपेयर करें, देन आप उसके अंदर दूध बाद में ऐड करें ताकि। अच्छा, हम आखिरी सवाल करते हैं कि कैंसर से बचाव के लिए भी अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो उसमें डाइटेशन का क्या रोल रहता है? अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आगे अक्टूबर भी आ रहा है, विच इज़ बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। हमारे पास एक मंथ है,
तो और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच ये है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं। हम देखें कि यंग एज के अंदर ऐसी कौन सी हमारी डाइट के अंदर चीज़ें हैं, कौन से ऐसे हमारी डाइट के अंदर केमिकल्स आ रहे हैं जो आफ्टर एट अ लेटर एज हमें प्री डिस्पोज कर रहे हैं टुवर्ड्स कैंसर और एनी अदर डिजीज़। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन का दो रोल है। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव रोल है। प्रिवेंटिव रोल के अंदर जैसे मैंने बताया कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर की तरफ जाएं, प्रोटीन इनटेक करें, न्यूट्रिएंट सारे लें, एक बैलेंस्ड मील जो है आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट के अंदर। सेकंड, उसके बाद ऑब्वियसली कैंसर की प्रिवेंशन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अब इम्यूनिटी आपकी बूस्ट तब होगी जब आप वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आपके पास जिंक एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है इस हवाले से, जो आपकी इम्यूनिटी से लिंक करता है। आपके पास प्रोटीन्स आपके जो है, आपके बेसिकली सेल्स किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बिल्ड कर रहा है। तो ये आप अपनी डाइट को अगर आप स्टार्टिंग से रिप्रोडक्टिव एज से ही स्टार्ट कर दें अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस करना, तो हम कैंसर के रिस्क से बहुत हद तक हम बच बहुत सकते हैं। हर बीमारी से ही बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खतीजा फयाज हमारे साथ मौजूद थी। बहुत उनसे इन्फॉर्मेटिव बातें सुनने को मिली। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।